एपिसोड स्टार्ट होता है। रायजुन को देखते हैं जिसके पास जीहो का एक मैसेज आता है। रायजुन गौर से उस मैसेज को देखने लगता है। उसके बाद जल्दी से भागकर वहां से जाने लगता है। फिर रायजुन भागता हुआ उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर जीहो ने उसे बुलाया था। रायजुन उससे आकर कहता है, तुम्हारा क्या मतलब था स्टॉकिंग? आखिर कौन स्टॉक कर रहा है? क्या वो हमारे स्कूल से है? जीहो कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने मेरे लॉकर के अंदर कुछ रखा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तो मुझे फॉलो कर रहा है। रायजुन कहता है, तो फिर तुम रात तक प्रैक्टिस क्यों कर रही थी? जीहो कहती है, क्योंकि मैं ये बात जानती थी कि तुम जरूर आओगे। फिर वो लोग जाने लगते और जीहो सोच रही थी, देखो जैसा कि मैंने इसे बुलाया ये तुरंत आ गया। शायद से ये कुछ भी ना हो, शायद से ये बस एक इत्तेफाक हो, या फिर रायजुन और उस टीचर के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा हो। फिर रायजुन उसे घर छोड़ देता है। जीहो कहती है, मुझे घर छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं एकेडमी जा रही हूँ। मेरी फैमिली ने कहा है कि वो लोग मुझे अब्रॉड भेजेंगे, लेकिन रायजुन कोई जवाब नहीं देता। जीहो कहती है, तो क्या अब से तुम मुझे लेने के लिए आ सकते हो? मुझे बहुत डर लग रहा है और तुम जानते हो ना कि ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। रायजुन काफी हिचकिचा रहा था। तभी जीहो कहती है, क्या ये उस टीचर की वजह से है? रायजुन कहता है कि तुम अचानक से टीचर की बात क्यों करने लगी? तभी जीहो उसे पिक्चर निकाल कर दिखाती है और कहती है, बताओ मुझे ये सब कुछ क्या है? और वो सोचने लगती है, मुझे एक्सप्लेन करो, मुझे साफ साफ बताओ कि बस ये गलत फहमी है। लेकिन रायजुन काफी हैरान था और कहता है, क्या तुमने ये फोटोज क्लिक करी हैं? जीहो सोचती है कि मैं पहले से जानती थी, लेकिन ऐसा क्यों? तुम्हारे पास तो पहले से मैं हूं ना। फिर वो रायजुन पर चिल्ला कर कहती है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैंने क्लिक करी है। मुझे बस ये बताओ कि तुम दोनों साथ में क्या कर रहे थे? तुम्हारा रिश्ता क्या है? रायजुन कहता है, क्या स्टॉकिंग वाली बात झूठ थी? तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? लेकिन जीहो पिक्चर लेकर फेंक देती है और कहती है, तुम ये क्यों नहीं कह रहे हो कि ये सच नहीं है? रायजुन कहता है, देखो टीचर को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, और इसके अलावा क्या तुम्हारे पास और फोटोज हैं? लेकिन तभी जीहो अचानक से उसे गले लगा लेती है और कहती है, क्या तुम उसकी वजह से मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? और वो सोचने लगती है, हम लोग एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं, क्या तुम मेरी तरफ नहीं देख सकते? तभी रायजुन कहता है कि ये बस वन साइडेड लव है। हालांकि मैं जानता हूँ उसे इस बात से नफरत है, उसके बावजूद मैं उसे फॉलो करता रहता हूँ। जीहो सोचने लगती है कि मैं तुम्हारी वजह से अब्रॉड जा रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम उस टीचर को डिफेंड कर रहे हो और मुझे और पिटीफुल दिखा रहे हो। तभी वो रायजुन से कहती है कि रायजुन, तुम्हें फैसला करना होगा। फिर अगली सुबह बूरी को देखते हैं जो कि फ्रिज के अंदर देखकर सोच रही थी, मुझे लगा था कि तुम ब्रेक के दौरान भी मुझे परेशान करोगे, लेकिन इतने दिनों से तुम नजर भी नहीं आए। मैं सोच रही हूँ क्या वो अच्छे से खाना खा रहा होगा। वेकेशन के दौरान खाना खाने का टाइम काफी बिगड़ जाता है। फिर वो फ्रिज से कुछ साइड डिशेस निकाल कर रायजुन के लिए ले जाने लगती है। वो जाकर दरवाजे पर नॉक करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। लेकिन अंदर से कुछ गिरने की आवाज आती है। बूरी को लगता है शायद से रायजुन अंदर ही है। वो कहती है कि मैं थोड़ी साइड डिशेस यहाँ हैंडल पर लगा रही हूँ, अगर तुम्हें खाना हो तो ले लेना। और वो सोचने लगती है, इस बार ये मैंने बनाया तो मुझे पता नहीं इसका टेस्ट अच्छा होगा या नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में उसे स्कूल में देखते हैं। वो जब बाहर आती है तभी उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं। वो सोचने लगती है, छुट्टी के दौरान भी आर्ट स्कूल के प्रैक्टिस रूम खुले हुए हैं। तभी वो बच्चों की बातें सुनती है जो आपस में कह रहे थे कि लगता है रायजुन और जीहो डेट कर रहे हैं। मैंने देखा है कि रायजुन हमेशा प्रैक्टिस के बाद उसे लेने के लिए आता है, लेकिन सच कहा जाए तो वो दोनों साथ में काफी अच्छे कपल लगेंगे। और ये बातें सुनने के बाद पूरी चुपचाप वहाँ से आगे चली जाती है। और देखते हैं कि वहाँ पर हानबिन भी खड़ा था जो कि उसे देखकर कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ वही खाना देखते हैं जो कि बूरी ने रायजुन को दिया था। रायजुन ने वो खाना वापस कर दिया था। उसमें चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मेरा ख्याल रखा, लेकिन अब तुम्हें ये और करने की जरूरत नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में रायजुन को देखते हैं जो कि फिर से शायद से जीहो का वेट कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर जीसंग आता है जो उसका हाथ पकड़ता है और उसे घूरने लगता है और फिर कहता है, क्या वो अफवाहें सच हैं कि तुम और जीहो डेट कर रहे हो? रायजुन कहता है कि ये अफवाहें कहाँ तक पहुँच गई यार, क्या लोगों को गॉसिप करने के अलावा और कुछ काम नहीं है? मुझे माफ करना कि मैंने पहले तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। लेकिन तभी जीसंग चिल्ला कर कहता है कि तुमसे माफी मांगने के लिए आखिर किसने कहा है? और वैसे ये बताओ, क्या तुम उस टीचर को नहीं पसंद करते थे? ये सुनकर रायजुन हैरान हो जाता और कहता है कि तुम्हें ये बात कैसे पता चली? ये मत कहना कि तुमने भी फोटो देखी थी, क्या जीहो ने तुम्हें इस बारे में बताया? जीसंग कहता है कि तुम आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। फिर रायजुन उसे फोटो के बारे में बता देता है और जीसंग कहता है, एक बिल्डिंग में जाना इससे ये प्रूफ नहीं होता है कि तुम्हारे बीच में कुछ चल रहा है। रायजुन कहता है कि तुम्हें नहीं पता, हो सकता है कि दूसरी भी फोटोज हो। जीसंग कहता है कि तो क्या जीहो ने ये फोटोज क्लिक करी हैं? क्या तुम उसे इसलिए डेट कर रहे हो क्योंकि वो तुम्हें इस बात को लेकर ब्लैकमेल कर रही है? रायजुन कहता
है कि मैं उसको डेट नहीं कर रहा, मैंने उससे कह दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त मैं बस फोटोज को लेकर उससे भीख मांग रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि अफवाहें फैलने से पहले ही रुक जाए, इसलिए मुझे माफ कर देना। जीसंग कहता है माफी मांगना बंद करो, मैंने तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। रायजुन कहता है कि मैं जानता था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद मैं नहीं रुका। मैं उससे शिद्दत से चाहता था और ये भी कि मैं नहीं चाहता था कि उसे कोई और छीन ले, लेकिन जब ये असलियत मेरे सामने आई थी तब मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना बेवकूफ हूँ। खाली इस बारे में सोचना कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको तबाह करने का कारण बन जाऊंगा। वो हमेशा हर चीज में अपनी पूरी कोशिश करती है और मैं उसका बोझ नहीं बनना चाहता। उसने मुझे एक सपना दिया था, उसने मुझे जीने की एक वजह दी थी और मैं वो कारण नहीं बनना चाहता हूँ जिसकी वजह से वो पूरी टूट जाए। और देखते हैं उनकी बातें कोई और भी सुन रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि जीहो थी और वो सोचती है मुझे नहीं पता था कि ये बातें इतनी ज्यादा गहरी हैं। मुझे नहीं लगा था कि इतना कॉन्फिडेंट कोई इतना छोटी सी चीज से टूट जाएगा। तुम जिससे प्यार करते हो उसके लिए बुरा नहीं चाहते और मैं इस फीलिंग को अच्छे से जानती हूँ। तभी उसका पैर एक कैन पर पड़ता है जिस वजह से आवाज हो जाती है और रायजुन और जीसंग भी उसे देख लेते हैं। तभी जीहो वहाँ से भागने लगती है। रायजुन भी उसे आवाज लगाता है लेकिन जीसंग उसे रोक देता और कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जाता हूँ। फिर जीसंग जाकर जीहो का हाथ पकड़कर उसे रोकता है और जीहो चिल्ला कर कहती है तुमको इस बात पर इतना यकीन कैसे है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है मैं ऐसी इंसान हूँ जो कि फोटोज को लेकर उसे ब्लैकमेल करूंगी और उसकी जिंदगी खराब करूंगी? मैं चाहती हूँ कि रायजुन मुझ पर भरोसा करे, इस बात पर यकीन करे कि जिस जीहो को वो जानता है वह ऐसा नहीं कर सकती। और जीसंग सोचने लगता है इस वक्त इसे देखकर लग रहा है कि बस एक आम लड़की है, उस इंसान की अटेंशन चाहती है जिसे वो बहुत पसंद करती है, लेकिन इस सब के बावजूद वो ये नहीं चाहती है कि वो इंसान उससे नफरत करे। ना ही वो अभी कोई एंजल लग रही है ना गॉडेस, बस एक आम सी लड़की। फिर वो जीहो से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है जहाँ पर हम सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स के ऊपर फोकस करें कि यहाँ पर कोई ऐसा भी है जिसे तुमसे भी ज्यादा तकलीफ पहुंची है। फोटोज का इस्तेमाल कर कर किसी की लाइफ को कंट्रोल करना ये बात गलत है। मैं बस तुमसे इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी जीहो। और जीहो सोचने लगती है कि लाइन क्रॉस कर दी, कभी मुझसे ये बात किसी ने नहीं कही, नहीं मेरी माँ और बहन ने जो कि हमेशा मेरी साइड पर थी। ये एक पहला इंसान है जो कि मुझे साफ तौर पर ये बात बता रहा है। मेरा गुस्सा चला गया और अंदर जो रह गई थी वो थी बस एम्बैरेसमेंट। मुझे तब महसूस हुआ कि मैं कितना बचकाना बर्ताव कर रही थी। नेक्स्ट सीन में वूरी को देखते हैं जो एक जगह पर बैठी थी और सोच रही थी 2 हफ्ते हो गए हैं मैंने रायजुन को नहीं देखा है और 1 हफ्ते पहले मुझे उसका वो नोट मिला था। उसका कहने का क्या मतलब था, अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्या अब उसे मेरी जरूरत नहीं है? अगर ऐसी बात है तो मुझे खुश होना चाहिए कि अब वो खुद खड़ा हो सकता है और टीचर के तौर पर मेरा काम खत्म हो गया है। तो फिर आखिर क्यों मैं ये सोच रही हूँ और ऐसा महसूस कर रही हूँ। तभी उसे कोई ड्रिंक ला कर देता है, वो हानबिन था और उससे कहता है तुम्हें इस तरह से परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन आजकल तुम काफी उदास लग रही हो। और वूरी सोचने लगती है कि ये ऐसी फीलिंग है जो कि मैं बता नहीं सकती, जो कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही। फिर वो हानबिन से कहती है कि आपका शुक्रिया, लगता है अब मेरा दिमाग थोड़ा साफ हो गया। हानबिन कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या चल रहा है? वूरी कहती हाल ही में मैंने लिखना शुरू करा है जो कि मेरी हॉबी है, लेकिन वो काफी भयानक थी। मैं पढ़ती हूँ तो ये रियलाइज नहीं होता है कि वो कितना मुश्किल है, कि जब मैंने लिखना शुरू करा तब पता चला कि इसे लिखना कितना मुश्किल है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ लेकिन मेरे अंदर से कुछ निकल नहीं रहा। और हानबिन सोचने लगता है क्या इसे सच में नहीं पता कि ऐसा इसे क्यों महसूस हो रहा है या फिर ये सिर्फ दिखावा कर रही है। और वूरी कहती है कि मुझे फिर भी लिखना शुरू करना चाहिए, भले ही एक डायरी लगे। तभी हानबिन कहता है लेकिन ये बताओ क्या तुम ठीक हो? और वूरी सोचती है कि जितना मैं चाह रही हूँ कि इस बारे में ना सोचूं, सब कुछ साफ होता जा रहा है। चाहे कुछ भी चल रहा हो, सिर्फ वूरी को रायजुन का ही ख्याल आ रहा था। वो हानबिन से कहती है अब आपकी काइंडनेस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हानबिन कहता है लेकिन मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। वूरी कहती है फर्क नहीं पड़ता आप क्या कहेंगे, लेकिन हम वैसे नहीं हो सकते जैसे हम पहले हुआ करते थे। तो क्या बेहतर नहीं रहेगा कि हम बस कलीग बनकर रहे, एक कलीग के तौर पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और उसे ड्रिंक देने के बाद वो वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ जीहो को देखते हैं जो घर आती है। उसकी मॉम पूछती है क्या तुमने खाना खाया, लेकिन जीहो कहती है मुझे भूख नहीं है। फिर वो लेटी हुई थी लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ जीसंग की बातें चल रही थी। तभी वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आपने मुझे अकेडमी क्यों भेजा था? उसकी मॉम कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरी बेटी ऐसा चाहती थी। जीहो कहती है
लेकिन मॉम आपको तो मेरा बैले डांस नहीं पसंद है ना। तभी वहाँ पर जिमिन आती है और कहती है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। जीहो कहती है कि आपने हमेशा मुझसे पूछा है कि मैं कब तक ये बैले डांस करने वाली हूँ। भले ही मैं बैले डांस अच्छे से ना करती हूँ, उसके बावजूद आप हमेशा बिजी रहती थी। जिमिन कहती है कि जीहो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तुम्हें पता है कि मैंने मॉम को कैसे मनाया तुम्हारे अब्रॉड जाने के बारे में। फिर पिछली रात का वक्त देखते उसकी मॉम को जब पता चलता है तो वो जिमिन से कहती है। मॉम कहती है नहीं ये सब कुछ बकवास है, वो अब्रॉड में अकेली कैसे रहेगी, कुछ हो गया तो क्या होगा। तभी जिमिन कहती है कि मॉम जीहो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। वो टूट सकती है, वो जुड़ सकती है और उड़ भी सकती है। जीहो अब सब कुछ अकेले संभाल सकती है। तभी जीहो की मॉम कहती है कि जब तुम डिस्चार्ज हुई थी तो मैंने फैसला करा था कि अब मैं तुम्हारी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं पड़ने दूंगी। जब भी तुम्हें हल्की सी भी चोट लगती थी तो मेरा दिल बाहर सा आ जाता था। जिमिन कहती मुझे याद है जब जीहो पहली बार बैले डांस करने के लिए गई थी, जीहो वहाँ से आ गई थी पर अपने शूज नहीं उतारे थे, हर जगह घूम रही थी। अभी जीहो के दिमाग में अचानक से वो याद आती है जहाँ पर जीहो बहुत ज्यादा खुश थी और जिमिन से कह रही थी क्या तुम अब्रॉड पढ़ाई करने नहीं जाओगी। जिमिन कहती है कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जीहो। और प्रेजेंट में जीहो सोचने लगती है कि उस वक्त मेरी बहन की उम्र उतनी ही थी जितनी मेरी है। जीहो दोनों से माफी मांगती है और दोनों लोग उसे दिलासा देने लगती हैं। जीहो सोचने लगती है मैंने हमेशा रायजुन को पीछे से खड़े होकर देखा है, अब मुझे समझ आ रहा है ऐसा क्यों है। जो मैं पकड़ना चाहती थी वो रायजुन नहीं था बल्कि वो जगह थी जहाँ पर रायजुन खड़ा था। फिर अगली सुबह जीसंग को देखते हैं जो अपनी पेंटिंग ड्रॉ कर रहा था। तभी एक लड़की आकर कहती है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आई है। जीसंग को लगता है कि जो लड़की आई है वो उसकी छोटी बहन है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखता है तो वहाँ पर जीहो थी। जीहो कहती है क्या हम थोड़ी देर बात कर सकते हैं। फिर वो लोग बात करने के लिए साइड में आते हैं और जीसंग कहता है कि कल के लिए मुझे माफ कर देना, लगता है मैंने कल हद पार कर दी थी, मैंने हद से ज्यादा बोल दिया था। मैं अपने छोटे भाई बहनों के साथ बड़ा हुआ हूँ इसलिए ये मेरी आदत बन गई है। जीहो कहती है लेकिन आखिर तुम क्यों माफी मांग रहे हो। और वो सोचने लगती है कोई पैनिक नहीं, कोई बहाने नहीं। जीसंग से कहती है तुम इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे खड़े रह सकते हो, ना कांप रहे हो ना घबरा रहे हो। और वो सोचने लगती है कि जितना मैं सोच रही हूँ उतना ही मेरा दिल भारी होता जा रहा है। वो जीसंग को पिक्चर देकर कहती है कि मैं इन्हें नहीं रख सकती हूँ, ये मेरे लॉकर में थे। जीसंग को समझ आ जाता है इसका मतलब जीहो ने ये पिक्चर्स नहीं क्लिक करी हैं। फिर नेक्स्ट सीन में रायजुन को देखते हैं जो कि एक सपना देख रहा था और कह रहा था मैं टीचर के साथ कुछ भी नहीं होने दे सकता हूँ, मुझे उसे प्रोटेक्ट करना होगा। सपने हमेशा घुटन भरे होते हैं। वो हमेशा ये बात बोलती है कि मैं मुसीबत फैलाता रहता हूँ, भले ही ये सपना हो लेकिन कम से कम वो मेरे साथ तो है। लेकिन तभी रायजुन की अचानक से आँख खुल जाती है, वो बहुत हांफने लगता है और सोचता है कि मुझे बहुत घुटन महसूस हो रही है। जब मैं इस सपने से जागा तो मेरे अंदर बस खालीपन रह गया। मैं चाहता हूँ कि वो मेरी साइड पर रहे, इसलिए मैंने इस जगह को उसकी खुशबू से भर दिया। और देखते हैं वूरी जो परफ्यूम इस्तेमाल करती है और जो सिगरेट पीती है रायजुन ने वहीं पर रखी थी। फिर वो सिगरेट को उठाकर फेंक देता है। फिर नेक्स्ट सीन में वूरी को देखते हैं। समर वेकेशन खत्म हो चुकी थी और स्कूल फिर से स्टार्ट हो गया था। कहती है बगल वाली क्लास की गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ 2 हफ्ते की थी बल्कि तुम लोगों को 3 हफ्ते की मिली। वो लड़कियां कहती हैं लेकिन फिर भी हम लोगों को आराम ही नहीं मिल पाया। फिर वूरी बाहर आकर सोचने लगती है अपने उम्र के लोगों को डेटिंग करते हुए देखना कितना प्यारा लगता है। टीचर जब आसपास मंडराती रहती है तो फिर बस अटेंशन गैदर करती है। सब कुछ फिर से पहले की तरह नॉर्मल हो चुका है और तभी वूरी को कोई मिस बैंग कहकर पुकारता है। फिर नेक्स्ट सीन देखते हैं जीसंग और जीहो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। जीहो कहती है फोटो मेरे लॉकर में थी और मुझे नहीं पता कि ये किसने रखी है। पहले मुझे लगा था कि कोई हमें अलग करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैंने बचकाना बर्ताव करा था और रायजुन से डेट करने के लिए कहा। लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो रहा शायद मैं ही उनके बीच में आ रही थी। तभी जीसंग कहता अगर उन लोगों का मकसद सच में रायजुन और वूरी को परेशान करना होता तो वो इंसान तुम्हारे लॉकर में फोटो ना रखता बल्कि ऑनलाइन फैला देता कि स्कूल भी देख ले। जीहो कहती है फिर क्या उन लोगों ने जानबूझकर मुझे इसमें खींचा, आखिर मैंने ऐसा क्या करा है जो वो इंसान मुझसे बदला ले रहा है। जीसंग कहता है हम लोगों को पता करना होगा कि ये किसने करा है। जीहो कहती है मुझे रायजुन को बताना होगा कि मैंने ये फोटो क्लिक नहीं करी, किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश करी है। जीसंग कहता है कि रुक जाओ, अगर हमने उसे बताया तो मामला और खराब हो जाएगा। अगर वो कल्प्रिट को पकड़ने की कोशिश करेगा तो सीन क्रिएट हो सकता है। पहले हमें कल्प्रिट को ढूंढना पड़ेगा। जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुम्हें कुछ नजर आ रहा है। वो कहती है अरे हाँ, मैंने पहले क्यों नहीं ये नोटिस करा। जीसंग कहता है कि उस इंसान को रियलाइज नहीं हुआ होगा कि वो ग्लास में नजर आ गया है। जीहो कहती है लेकिन ये फोटो काफी धुंधला है, दिख नहीं रहा। जीसंग कहता है कि कोई बात नहीं, एआई इसे फिक्स कर सकता है। लेकिन
लेकिन ये कहते हुए उसका मूड भी खराब हो रहा था क्योंकि एआई आर्ट की दुनिया में काफी उथल पुथल मचा रहा है। जीसंग फोटो क्लिक करके एआई को भेज देता है। थोड़ी देर में फोटो आ जाती है, इसलिए जीहो भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है। लेकिन उसके अचानक से पास आ जाने की वजह से तो जीसंग का दिल ही बाहर आ जाता है। जीहो कहती है जरा देखो तो इसने तो हमारी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। और दूसरी तरफ उसी लड़की को देखते हैं जिसने फोटो क्लिक करी थी और उसके हाथ में इस वक्त रायजुन और वूरी की वो पिक्चर भी थी और वही वो इंसान थी जिसने की उस वक्त वूरी को आवाज लगाकर बुलाया था।